नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले LIC हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक से सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अगर वो दो बारीक चीजें आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। फिर आपको इतनी ज्यादा डीपली एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती। देखो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। जब आप किसी भी बैंक में जाते हो तो वहां पे आप कोई भी अगर पॉलिसी लेते हो या FD करवाते हो या कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप बैंक से हमेशा पूछते हो कि भैया, जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे FD करवाई है या फिर जो म्यूचुअल फंड या बॉन्ड वगैरह मैं ले रहा हूँ, आखिर मुझे यहाँ पे कितने कितने टाइम ड्यूरेशन पे कितना रिटर्न मिलेगा या फिर आखिर हमें क्या मैच्योरिटी आप दोगे। ठीक है, ये नहीं कि भाई आप जब कोई भी पॉलिसी वहां पे ले लेते हो और उसके बाद आप बैंक से पूछते हो। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूछते हो। लेकिन जब स्टॉक मार्केट का केस आता है तो उसमें आप क्या होता है कि भाई जो आप पॉलिसी लेते हो उससे कहीं ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन ये चीजें बिल्कुल भी आप चेक नहीं करते कि भाई यहाँ पे कितना रिटर्न मिलेगा, कब मिलेगा, रिटर्न मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या फिर यहाँ पे गिरावट ज्यादा मिलेगी या फिर लॉस ज्यादा मिलेगा या फिर रिटर्न यहाँ पे माइनर सा मिलेगा। तो यही दो चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, काफी बंदों की, काफी इन्वेस्टर्स की क्वेरी मेरे पास आ रही थी स्टॉक को लेके कि भैया ये स्टॉक जरूर कवर करना। ठीक है, ये चीजें जरूर हमें बताना। तो देखो, यहां पे स्टॉक में मैं आपको दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके बेस पे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न आपको मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ बारीकियां हैं जो मुझे होल्डिंग पैटर्न के बारे में आपको बतानी है। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने को और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें LIC हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया, शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न दिया, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न दिया, कितने कितने टाइम ड्यूरेशन पे गिरावट देखने को मिली और कहां पे भर भर के रिटर्न दिया। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया और कितनी गिरावट यहां पे दर्ज की है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 1.25% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। इतने कम टाइम ड्यूरेशन में इतना रिटर्न काफी ज्यादा होता है। लेकिन अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक ने करीब 6.5 से लेकर 7% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने 8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 29% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 12.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। अब बात करें अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके, तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न देखने को मिला और कितना यहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 2% के करीब यहां पे एक जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिलती है। इतने टाइम ड्यूरेशन में रिटर्न तो है नहीं, बल्कि गिरावट हो गई तो ये काफी बड़ी चीज हो जाती है। अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 42.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 44% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 36.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 20.5% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर
शॉर्ट टर्म में आप ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई स्टॉक में 2-4 महीने या 5 या 6 7 8 महीने जितने भी आप होल्ड करोगे और आप इतने महीने होल्ड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करके स्टॉक से बाहर चले जाओगे, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पे आपको एक माइनर सा रिटर्न लेने के लिए भी स्टॉक को कम से कम 1.5 या 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। तो देखा जाए तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जो आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे आप चेक कर सकते हो। लेकिन अभी भी एक सवाल यहाँ पे अधूरा रह जाता है कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो पिछले 5 साल के रिटर्न पे ये डिसीजन बनाना तो थोड़ा सा नामुमकिन सा हो जाता है। देखो पिछले 5 साल के रिटर्न में ऐसा है कि भाई इस साल स्टॉक के रिटर्न कम है, हो सकता है अगले साल स्टॉक के रिटर्न ज़्यादा हो जाए या उससे अगले साल रिटर्न और भी ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर वो चीज़ें भी हम देख लें कि तो हमें उससे हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि भाई आने वाले टाइम में स्टॉक के रिटर्न लगभग गिरेंगे या फिर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो चीज़ें होती है शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आप किसी भी स्टॉक के 5 साल के रिटर्न जान लेते हो, वहाँ पे आपको पता चल जाता है मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है, मैक्सिमम स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है, किस टाइम ड्यूरेशन से एक पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआत हो सकती है स्टॉक में, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन होल्डिंग पैटर्न से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन बनाने में कि भाई क्या स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, और वो बारीकियां कौन सी है होल्डिंग पैटर्न के बारे में चलो जानते हैं। देखो किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो आने वाले टाइम में आपको स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है या मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि प्रमोटर्स और डीआईआई सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। जैसे प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरनी शुरू होती है उस स्टॉक में कुछ टाइम के बाद एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है। लेकिन दो ऐसे भी पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है स्टॉक मार्केट में जिसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप पब्लिक इन्वेस्टर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो फिर आप बिल्कुल गलत है, आपके एनालिसिस काफी गलत है, आपको एनालिसिस इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एफआईआई सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पब्लिक इन्वेस्टर से 2 कदम आगे चलते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट को भी एनालिसिस करके चलते हैं। इसलिए उनकी इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जब उनको पता चलता है ग्लोबल मार्केट में गिरावट शुरू होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट शुरू हो गई है, तो डोमेस्टिक मार्केट में सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं, और जब वो बिकवाली करते हैं या फिर बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे होने वाली है या फिर बड़ी गिरावट यहाँ पे जन्म ले चुकी है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि एफआईआई की होल्डिंग जिस स्टॉक के अंदर कम से कम रहेगी वो स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, लेकिन जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, और आने वाले टाइम में और गिरावट के टाइम में वहाँ पे आपको गिरावट भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो, एक अच्छा खासा आप रिटर्न मार्केट से गेन कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 45.24% है, जो पिछले साल भी 45.24% है। देखा जाए तो पिछले साल से लेके अब तक किसी भी क्वार्टर टू क्वार्टर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं किया। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बनाए हुए हैं और ये कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं, और हो सकता है कि आपको स्टॉक में लंबे टाइम में एक अच्छे खासे रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट जो मुझे देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 50% से कम है। दूसरी यहाँ पे जो सबसे ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं डीआईआई, अगर उसकी होल्डिंग की बात करें तो डीआईआई की पिछले साल होल्डिंग 21.66% थी, जो इस साल घट के 21.45% हो गई है। देखा जाए तो इससे पिछले वाले क्वार्टर में 20-20% के करीब हो गई थी, जो यहाँ पे 21.45% हो गई। तो देखा जाए तो डीआईआई यहाँ पे लगातार अपनी होल्डिंग को कम करती हुई नजर आ रही है। अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% थी, जो इस साल सीधी 21.33% हो गई।
अब देखो, अब कुछ इन्वेस्टर्स बोलते हैं भाई एफआईआई सबसे ज़्यादा पैनिक क्यों होता है, या फिर उसकी होल्डिंग से स्टॉक में अचानक गिरावट चढ़ावट या फिर फ्लक्चुएशन क्यों देखने को मिलता है, या फिर सबसे ज़्यादा गिरावट क्यों देखने को मिलती है। उसका एक रीज़न बताता हूँ। आप कोई भी 10-15 स्टॉक रैंडमली उठाना, उसकी आप होल्डिंग चेक करना, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई पिछले साल किसी स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग 15-20% या 25% के करीब होती है, और अगले साल तक आते आते या तो एफआईआई की होल्डिंग 5% हो जाती है, 5 से 7% हो जाती है, या फिर बिल्कुल जीरो हो जाती है। कुछ स्टॉक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जैसे ये स्टॉक है कि भाई पिछले, जैसे इस स्टॉक में क्या है, पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग बिल्कुल 0% थी और अचानक यहाँ पे होल्डिंग हो गई है 21.23%। तो इतना ज़्यादा चेंजेस आपको एक साल में देखने को मिलता है। सोचो, अगर मान लो 21% से सीधा जीरो पे चला गया तो सीधा 21% का झटका लग गया स्टॉक को, और यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हो गई। इसलिए एफआईआई की होल्डिंग का कोई ज़्यादा भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। अब बात करें अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की, तो भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पिछले साल 8.78% थी, जो इस साल आते आते 9.77% हो गई। तो देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, और लास्ट में प्रमोटर की ही होल्डिंग बढ़ती है किसी भी स्टॉक के अंदर, क्योंकि प्रमोटर तो धीरे धीरे करके निकल जाते हैं और डीआईआई भी निकल जाती है, एफआईआई भी निकल जाती है किसी न किसी तरीके से, और उसके बाद पब्लिक इन्वेस्टर्स सारा माल लेके बैठ जाते हैं। तो देखा जाए तो अभी भी पब्लिक इन्वेस्टर्स का जो रेशियो है काफ़ी सही है। एफआईआई की यहाँ पे होल्डिंग सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, ये एक सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। जैसे हम प्रीवियस साल का आंकड़ा देखें तो अगर मान लो आने वाले टाइम में अगर ये होल्डिंग कम हो गई तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, एक बड़ा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है कि भाई प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 50% से कम है, ठीक है। साथ में डीआईआई भी यहाँ पे लगातार अपनी होल्डिंग को कम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब डिसीजन आपको बनाना है। देखो, स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपके सामने है, होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए उसका डेटा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आपको डिसीजन लेना है भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।